Hello friends, welcome you all to your own YouTube channel DS Academy of Science. And here we are going to continue our chapter Matter in our surrounding of class 9th. तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि स्टेट्स ऑफ मैटर जो हैं वेरियस स्टेट्स ऑफ मैटर हैं उनको दो ही तरह से चेंज किया जा सकता है, बाय चेंजिंग द टेम्परेचर एंड बाय चेंजिंग द प्रेशर। तो बाय चेंजिंग द टेम्परेचर में हमने जितने भी सब टॉपिक्स थे उनको क्लियर कर लिया है। अब आ गए हैं कि प्रेशर को चेंज करने से क्या स्टेट चेंज होगा। क्या जो स्टेट है मैटर का वो चेंज होगा अगर हम प्रेशर को चेंज करें? तो जी हाँ, चेंज होगा। पहले आप प्रेशर का मतलब समझ लीजिए। प्रेशर क्या होता है? व्हाट इज प्रेशर? प्रेशर इज नथिंग बट फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स का फोर्स और उसका फोर्स और पर यूनिट एरिया को हम प्रेशर बोलते हैं। प्रेशर का ऐसा यूनिट जो होता है वो होता है पास्कल। प्रेशर का ऐसा यूनिट होता है पास्कल। चलिए एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। हमने एक गैस का सिलेंडर लिया हुआ है और उसमें एक पिस्टन लगाया हुआ है, और जो गैस के पार्टिकल्स हैं उनको हम प्रेशर अप्लाई करेंगे। उनको हम क्या करेंगे? प्रेशर अप्लाई करेंगे, यानी कि उनको हम दाबेंगे। तो यहाँ पे हमने प्रेशर अप्लाई करना शुरू कर दिया है। तो जब हम प्रेशर यहाँ पे अप्लाई करना शुरू कर रहे हैं तो जो ये पार्टिकल्स हैं गैस के एक दूसरे के क्लोज धीरे धीरे आना शुरू हो जा रहे हैं, और फाइनली हमको क्या कौन सा स्टेट मिल रहा है? लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट हमको फाइनली मिल रहा है। एट लास्ट हमको जो गैस थे वो लिक्विड में चेंज हुए हुए प्राप्त हो रहे हैं। तो जब हम प्रेशर अप्लाई करेंगे तो जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे के क्लोज आएंगे। जब प्रेशर अप्लाई करेंगे तो पार्टिकल्स एक दूसरे के क्लोज आएंगे, और जब एक दूसरे के क्लोज आएंगे तो आप जानते हैं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होगा, और जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होगा तो लिक्विफिकेशन होगा। लिक्विफिकेशन क्या है? तो गैस को लिक्विड में चेंज करना प्रेशर अप्लाई करके या या टेम्परेचर को रिड्यूस करके, तो हम बोलते हैं कि वो क्या है? लिक्विफिकेशन। उस प्रोसेस को लिक्विफाई गैस बाय अप्लाई। गैस को लिक्विफाई आप कैसे कर सकते हैं? तो बाय अप्लाइंग प्रेशर, प्रेशर को अप्लाई करके, और बाय रिड्यूसिंग टेम्परेचर। यहाँ पे मैंने प्रेशर लिखा है, बाय रिड्यूसिंग टेम्परेचर। टेम्परेचर को भी रिड्यूस करके आप गैस को लिक्विफाई कर सकते हैं। एक यहाँ पर ये प्रिंसिपल है, ये आपको एकदम ध्यान में रखना होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। व्हेन वी इंक्रीज प्रेशर, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीजेड एंड लिक्विफिकेशन इंक्रीजेज। आइए देखते हैं कि सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को ड्राई आइस क्यों बोलते हैं। और ये जो क्वेश्चन है, ये जो टॉपिक है, ये फिक्स है कि आपके मार्क्स आपके बोर्ड में, मतलब आपका जो एग्ज़ाम होगा उसमें 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वाई सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज नोन एज ड्राई आइस। पहले इसके बारे में जानते हैं। इट इज़ स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है इसको हम हमेशा हाई प्रेशर में स्टोर करके रखते हैं, एंड कन्वर्ट डायरेक्टली टू गैसियस स्टेट। और ये सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड डायरेक्टली गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, डायरेक्टली गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होता है ऑन डिक्रीज ऑफ प्रेशर। जब प्रेशर को डिक्रीज किया जाता है टू 1 एटमॉस्फेयर, 1 एटमॉस्फेयर पे जब प्रेशर को डिक्रीज कर दिया जाता है तो ये गैसियस स्टेट में डायरेक्टली चेंज होता है विदाउट अपीयरिंग इनटू लिक्विड फॉर्म, बिना लिक्विड फॉर्म में अपीयर हुए हुए। अब देखिए, अगर आप आइस लेते हैं, आइस को आप हीट देते हैं तो आइस पहले आइस पिघलता है, पिघल के पानी बनता है, उसके बाद ना वो भाप बन के उड़ना शुरू हो जाता है। तो लेकिन यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ऐसा कुछ नहीं है, वो लिक्विड फॉर्म में अपीयर नहीं होगा, डायरेक्ट गैस में वो अपीयर होगा सॉलिड से, और इसी के कारण इसको बोला जाता है ड्राई आइस। तो ये 3 मार्क्स आप यहाँ से गेन कर लिए। नोट में मैंने लिखा है प्रेशर एंड टेम्परेचर डिटरमाइन द स्टेट ऑफ ए सबस्टेंस। यहाँ आप इतना तक जान के आप ये जान गए कि प्रेशर और टेम्परेचर ही दो चीज़ है जो डिटरमाइन करेगा किसी भी सबस्टेंस की स्टेट को, कि व्हाट विल बी द सबस्टेंस, इट विल बी सॉलिड, इट विल बी लिक्विड, और इट विल बी गैस। ये कौन डिटरमाइन करेगा? प्रेशर और टेम्परेचर, ये दो ही चीज़ आपको डिटरमाइन करेंगे।
एटमॉस्फेयर इज ए यूनिट ऑफ मेजरिंग प्रेशर। यहाँ एटमॉस्फेयर जो है ये आपको समझ में नहीं आया होगा, समझ लीजिए। एटमॉस्फेयर इज ए यूनिट ऑफ मेजरिंग प्रेशर। एटमॉस्फेयर एक यूनिट है जिससे प्रेशर को नापा जाता है जो गैस द्वारा एग्जर्ट होता है। देखिए एटमॉस्फेयर जो यूनिट है ये केमिस्ट्री में भी इसका बहुत ज़्यादा यूज है। आप जब 11th में आइएगा तो एटमॉस्फेयर का सबसे ज़्यादा यूज है। आप यूनिट एंड डायमेंशन पढ़िएगा, उसमें आपको ये पता चलेगा फिजिक्स में कि सबसे ज़्यादा एटमॉस्फेयर का यूज़ है, लेकिन केमिस्ट्री में हर एक जगह 11th में एटमॉस्फेयर का ही यूज़ है। 1 एटमॉस्फेयर किसके इक्वल होता है? 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल। पास्कल क्या है? प्रेशर का एसआई यूनिट है। आगे देखते हैं कुछ क्वेश्चंस को जो आप समझे नहीं हैं, वो क्वेश्चन हम देख लेते हैं। देखिए ये मैंने पहले भी बताया है, टेम्परेचर केल्विन में अगर आपको निकालने के लिए क्वेश्चन बोलता है तो आप क्या करेंगे? टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस को 273 के साथ ऐड कर देंगे तो आपका आंसर किस चीज़ में आएगा? केल्विन में आएगा। टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस निकालने के लिए बोलता है तो टेम्परेचर इन केल्विन में से -273 मतलब 273 को आप घटा लेंगे तो आपका आंसर किस में आएगा? डिग्री सेल्सियस में। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं। कन्वर्ट इनटू सेल्सियस स्केल। 300 केल्विन है किस में कन्वर्ट करना है? सेल्सियस स्केल में। सेल्सियस स्केल में कन्वर्ट करने के लिए मैंने क्या बताया है? टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस को निकालना है तो जो केल्विन दिया है उसमें से 273 को माइनस कर लेंगे तो आपका टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस में आंसर आएगा 27 डिग्री सेल्सियस। सिमिलरली ये भी है, 573 केल्विन है तो टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस पूछ रहा है तो सिंपल 573 - 273 इज इक्वल टू 300 डिग्री सेल्सियस। आइए ये कॉन्सेप्ट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। ये जनरल एग्ज़ाम भी जो होते हैं उनमें भी पूछा जाता है। कोई भी आप कंपटीशन में बैठेंगे ये आपको मिलेगा ही मिलेगा। पहला है वाटर का फिजिकल स्टेट डिटरमाइन करने का ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इफ़ टेम्परेचर इज लेस देन 0 डिग्री सेल्सियस, अगर टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से कम है, अगर टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से कम है, वाटर विल एग्जिस्ट इन सॉलिड फॉर्म। तो आप देखते ही बोल दीजिए कि वाटर जो होगा वो सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। कब? जब 0 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर कम है तब। इफ टेम्परेचर इज इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस, अगर टेम्परेचर इक्वल है 0 डिग्री सेल्सियस के तो आप सीधा कहिएगा वाटर एग्जिस्ट इन सॉलिड एज वेल एज लिक्विड। वाटर दोनों में एग्जिस्ट कर सकता है, सॉलिड और लिक्विड में भी। क्योंकि देखिए अगर सॉलिड है तो उसको आप हीट दे रहे हैं, तो हीट दे रहे हैं तो क्या वो लिक्विड में एक ऐसा टेम्परेचर आएगा, टेम्परेचर सिम रिमेन रहेगा, वो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन आपको बताया था मैंने, वही प्रोसेस यहाँ पे होगा तो इसीलिए ये दोनों में एग्जिस्ट करेगा। एट 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर 100 डिग्री, देखिए अगर टेम्परेचर 0 से लेके और 100 के बीच में है, 0 से लेके 100 के बीच में है, यानी कि 55, 56, 70, 80, तो आपका वाटर जो है वो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करेगा। जी हाँ, अगर टेम्परेचर 0 से लेके 100 के बीच में है तो वाटर एग्जिस्ट करेगा लिक्विड स्टेट में। इफ़ टेम्परेचर इज इक्वल टू 100 डिग्री सेल्सियस, अगर टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस के इक्वल है, 100 डिग्री सेल्सियस क्या है? वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है, याद रखिएगा 100 डिग्री सेल्सियस इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। तो अगर टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस के इक्वल है तो वाटर लिक्विड में भी वाटर का स्टेट लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। तो लिक्विड होगा तो गैस कब होगा? यहाँ पे लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन वाला कंसेप्ट लगेगा कि आप लिक्विड को हीट लगातार देते रहेंगे और वो गैस में बदलना शुरू हो जाएगा, और और अक्सर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। ये आप एकदम याद रखिए। इफ़ टेम्परेचर इज मोर देन 100 डिग्री सेल्सियस, अगर टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा है तो वाटर जो होगा वो गैस होगा। वाटर का फॉर्म क्या होगा? गैस होगा। अगर टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा है तो वाटर गैस होगा। ये 5 कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में हमेशा के लिए रहना चाहिए ताकि आपको आगे दिक्कत ना हो। देखिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं। व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट 250 डिग्री सेल्सियस? 250 डिग्री सेल्सियस पे वाटर का स्टेट क्या होगा? 250 क्या है? 100 से बड़ा है, 100 से बड़ा है ना, 100 डिग्री सेल्सियस से बड़ा है। और मैंने क्या बताया था? जब 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो टेम्परेचर
तो क्या होगा, इट विल बी गैसियस स्टेट। ऐसे ही आप आगे के क्वेश्चन भी कर लेंगे, और आगे जो भी क्वेश्चन है वो मैंने सब टॉपिक में बताए हैं। आगे इसी पेज में जहाँ ये क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी मिलेगा, उस पेज के जितने भी क्वेश्चन हैं मैंने सब करा रखे हैं अपने पीछे वाले लेक्चर के कॉन्सेप्ट में। उसको आप देखिए, नहीं समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर लिखिए, ताकि मैं भी मोटिवेटेड रहूं। तो आज आज के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में देखेंगे फैक्टर अफेक्टिंग इवेपोरेशन एंड इवेपोरेशन। तो तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, क्योंकि वीडियोस पे अभी व्यू कम आ रहे हैं, तो मेरा मोटिवेशन उतना हाई लेवल पे नहीं है। तो आप लोग प्लीज़ इसको शेयर करिए ताकि मैं और बेहतर कर सकूं। धन्यवाद।